जय हिंद और नमस्कार। ग्रोथ मोड यूपीएससी के इस सप्ताह के रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के प्रथम सत्र में मैं ध्रुव जानी आप सभी महत्वाकांक्षी छात्रों व अन्य दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र के तहत रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस के इस सेशन के तहत हम लोग द हिंदू में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चयनित लेख के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका टाइटल हमें दृश्यमान है, रेलवेज एंड क्वेश्चन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। यानी कि यह मुद्दा रेलवे कैसा संबंधी है, रेलवे के अंदर जो आज चुनौतियां मौजूद है उनके साथ संबंधी है, प्लस उन चुनौतियों को कैसे सोल्व किया जाए, उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका समाधान क्या है, उसके साथ भी संबंधी है। प्लस यह जो आज का मुद्दा है रेलवे का, यह रेलवे हमारे परीक्षा दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि पॉलिटिकल गवर्नेंस का हिस्सा है, मगर आम नागरिक होने के नाते भी रेलवेज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें हमारे देश में, तो रेलवे का नाम जो है वो प्रथम आता है। साथ ही में भारतीय इकोनॉमी में भी रेलवे का बहुत ही अहम योगदान है। प्लस लगभग भारत के सभी नागरिक अपने पूरे जीवन काल के दौरान रेलवे के साथ संबंध में रहे होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल यह जो पूरा मुद्दा है आज का रेलवे का, ये परीक्षा संबंधी तो महत्वपूर्ण है ही, मगर साथ ही में वैसे भी एक आम नागरिक के तौर पर क्या क्या चुनौतियां हैं हमारे भारतीय रेलवे में, क्या क्या चुनौतियां हैं इस भारतीय रेलवे को आगे बढ़ाने में, इत्यादि चीज़ों पर यह आज का लेख जो है वो संबंधी है, तो इसीलिए थोड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है। साथ ही अगर कवर के दूसरे साइड देखें तो हमें यहाँ लोडिंग अनलोडिंग का एक दृश्य दिख रहा है। यह फ्रेट ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, जिसमें से जो खाद्यान्न है या खाद्य पदार्थ है उनका अनलोडिंग हो रहा है। तो जी हाँ, आज का जो यह टॉपिक है वो दरअसल फ्रेट के ऊपर संबंधी है, और कैसे फ्रेट आज जो मैक्सिमम आप कह लीजिए कि जो पोर्शन है रेलवे की इनकम का, वो आज फ्रेट से जनरेट होता है, ये आज लगभग सभी को मालूम है। तो आगे चलकर इस फ्रेट रेवेन्यू में क्या चुनौतियां हैं, क्या गंभीर चुनौतियां हैं, इसके बारे में यह लेखक ने बात की है। लेखक जो आज के हैं हमारे एम बालाकेसरी, वे दरअसल पूर्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व रेलवे बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह रेलवे के साथ बहुत ही करीब है, और इनकी करीबी ही आज हमें उनके लेख में दिखती है, उनके कंटेंट में दिखती है। बहुत ही एनरिच्ड लेख है, संशोधन से भरा पड़ा लेख है। साथ ही में यहाँ सरकारी आंकड़ों की भी बात हुई है, प्लस सरकारी बिन अधिकृत जो आंकड़े हैं, बिन सरकारी जो आंकड़े हैं, या आप उसे अनऑफिशियल कह दीजिए, तो उसकी भी बात हुई है, जो आमतौर पर रेलवे के द्वारा आर्टिफिशियली दबाए जाते हैं। तो देखेंगे साथ ही में चुनौतियों से कैसे उसका समाधान हो, इत्यादि चीज़ों पर बात करेंगे। पूरी चर्चा की शुरुआत एज यूजुअल लेख की तस्वीर से करेंगे। द हिंदू में छपा आज का लेख है, बालाकेसरी के द्वारा लिखा हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया कि यह फॉर्मर मेंबर स्टाफ रहे हैं रेलवे बोर्ड के। ठीक है, तो बहुत ही रेलवे के साथ अच्छी मात्रा में जुड़े हुए हैं। प्लस अगर हमारे सनदी सेवा संबंधी इस लेख का संबंध देखें, देन जीएस पेपर 2 के साथ संबंधी है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। क्योंकि हमें मालूम है कि एक स्वतंत्र मिनिस्ट्री है रेलवे के लिए, रेलवे के प्रबंधन के लिए एक स्वतंत्र मिनिस्ट्री है। क्योंकि इतनी बड़ी साइज है, तो डिपार्टमेंट को लेके रेलवे को हैंडल करना ये अपना आप में एक असंभव सी बात है। तो इसीलिए एक पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र, एक समर्पित मिनिस्ट्री का गठन रेलवे के लिए हुआ है, और वही रेलवे का प्रबंधन देखता है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का बहुत ही मुख्य हिस्सा है। साथ ही में आगे चलकर हमारी मुख्य परीक्षा में भी क्या क्या रणनीति, क्या क्या नीतियाँ रहनी चाहिए, इत्यादि चीज़ों पर, रेलवे को लेकर क्या क्या रणनीति नीतियाँ रहनी चाहिए, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वैसे भी थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिए, एजेंडा की अगर बात करें तो वैसे तो हम लोग यह 3 बिंदुओं पर पूरी बात देखते हैं, मगर कुछ लेख ऐसे होते हैं जिसमें हमें कोई एक बिंदु की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको हम लोग हमारी अनुकूलता के मुजब उसको यहाँ से हटा देते हैं। मगर आज हमें तीनों के तीनों, चाहे वो लेख का निष्कर्ष हो, चाहे वो महत्वपूर्ण बात हो, या चाहे वो संशोधित तत्व हो, आज हम तीनों के तीनों पर बात करेंगे। हालांकि संशोधित तत्व में मात्र एलिमेंट्री बात करेंगे, जो आमतौर पर हमें गूगल भी दे देता है या विकिपीडिया भी दे देता है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रेलवे के संबंधी अगर कोई आपको अन्य एलिमेंट्री माहिती चाहिए, अन्य कोई तथ्यात्मक माहिती चाहिए, कोई ऐसे आंकड़े चाहिए, तो आप ज़रूर विकिपीडिया को विजिट कीजिए। विकिपीडिया में इंडियन रेलवेज लिखिए, या गूगल में ही इंडियन रेलवेज लिख लीजिए, वो आपको डायरेक्ट कर देगा विकिपीडिया में, और वहाँ से जो पूरी माहिती है वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे तो सारी माहितियों का मैं रटा नहीं मरना, मगर एक ब्रॉड आइडिया हमें होना चाहिए, हमारे दिमाग में एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन। तो वो बात हम लोग बाद में करेंगे, मगर कुछ तथ्य
कुछ तत्व हम लोग यहाँ देख लेंगे जो कि एलिमेंट्री है मगर आज के इस लेख संबंधी है, प्लस हमारे लिए परीक्षा के संबंधी ज़रूरी भी है। तो बात करेंगे, शुरू करेंगे लेख के निष्कर्ष से। जैसे मैंने आपको बताया कि यह लेखक रेलवे बोर्ड के मेंबर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वो रेलवे से करीब रहे होंगे, उनको रेलवे की चुनौतियाँ ज़्यादा मालूम होंगी, वैसे हमें मालूम हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ लेखक ने सबसे पहले तो रेलवे में जो आज चुनौतियाँ हैं, इन चुनौतियों के बारे में बात करी है, जो कि थोड़ी गंभीर है अकॉर्डिंग टू द राइटर। प्लस यहाँ लेखक ने इस चुनौतियों को कैसे दूर किया जाए या इन चुनौतियों से कैसे बचा जाए, उनके लिए समाधान की भी बात की है। समाधान की भी बात, और ये चुनौतियां जो है उनका जो कारण होता है, ये कारणों की भी भरपूर चर्चा यहाँ लेखक के द्वारा हुई है, भरपूर चर्चा। और आज जो लेखक ने हमारे सामने रेलवे के संबंधी जो बात रखी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम होगी, क्योंकि बहुत ही सारी टेक्निकल बातें हैं, बहुत ही सारी ऐसी बातें हैं जो आम नागरिकों को वैसे मालूम नहीं पड़ती। वैसे समाचार पत्रों में भी यह ऐसी बातें पब्लिश नहीं होती, मगर ये एक प्रकार का विश्लेषण है, एक प्रकार का एनालिसिस है, संशोधन है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारे आंसर राइटिंग के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही में यहाँ जो माहितियाँ पेश की है राइटर ने, तो वो भी हमारे लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो देखेंगे, देखिए ये तो बराबर है कि चुनौतियाँ हैं, साथ ही में समाधान की भी बात हुई है, मगर यहाँ चुनौतियों में भी लेखक ने दो प्रकार की चुनौतियों को वर्गीकृत किया है, दो प्रकारों में इसे विभाजित किया है, जिसमें एक है वित्तीय यानी कि फिनेंशियल, और फिनेंशियल चैलेंज भी कह सकते हैं, और दूसरा है संगठनात्मक यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल, संगठनात्मक। क्योंकि बहुत ही विशाल संगठन है हमारा रेलवे, करीब करीब 12 से 13 लाख लोगों को रोजगारी प्रदान करता है प्रत्यक्ष रूप से, 12 से 13 लाख लोगों को, तो बहुत ही विशाल यह नेटवर्क है। तो इसमें कई सारी संगठनात्मक त्रुटियां भी मौजूद है, जिसको हल करने की वकालत आज हमारे लेखक के द्वारा हुई है। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पूरी जानकारी, पूरा लेख जो है वो लेख की महत्वपूर्ण बातों में देखने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमें सर्वप्रथम देखना है कि यहाँ लेखक ने चुनौतियों के बारे में तो बात की है, मगर चुनौतियों के साथ रेलवे की जो अच्छी बातें हैं, या आप समझ लीजिए सकारात्मक बात है, उसकी भी चर्चा की है, उसकी भी चर्चा करी गई है। ऐसा नहीं है कि लेखक ने मात्र चुनौतियों के बारे में ही बोला, मगर यहाँ लेखक ने रेलवेज की कैपेबिलिटीज को भी हाईलाइट किया है, उसको भी नोट किया है और हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। साथ ही यहाँ लेखक ने एक हाल ही में प्रदर्शित हुआ प्रेस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, प्रेस रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कुछ संशोधन यहाँ पेश किया है। अकॉर्डिंग टू दैट ऐसा कहा जाता है कि 2020-21 में जो फ्रेट रेवेन्यू होगा वो करीब करीब 1,24,000 करोड़ से अधिक होगा। 1,24,000 करोड़ प्लस फ्रेट रेवेन्यू होने वाला है, ऐसा एक प्रेस रिपोर्ट में दावा किया हुआ था, जिसको लेखक ने यहाँ आधार बनाया, और लेखक ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी बात है। प्लस यहाँ लेखक ने तो और भी यह डिजिट को बढ़ाने की बात करी है, या बढ़ाने का जो है सूचन दिया है या अनुशंसा दी है कि सरकार अभी भी फ्रेट रेवेन्यूज को ज़्यादा बढ़ा सकती है, उसमें से ज़्यादा पैसा कमा सकती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो आंकड़ा है ये 2019-20 से भी अधिक हो जाएगा। कोरोना पेंडेमिक के पहले की जो बात है उससे भी अधिक हो जाएगा, और इस वर्ष में, जिस वर्ष में कोरोना ने पूरे देश को रुका दिया था, ऑलमोस्ट आर्थिक गतिविधियों को रुका दिया था, तो उसी साल में भी रेलवे की फ्रेट रेवेन्यू जो है इट इज़ लाइकली टू इंक्रीज। तो ये अपना आप में रेलवे के लिए बहुत ही सकारात्मक बाबत है। मगर यहाँ थोड़े नज़दीक से देखें तो हमें देखना चाहिए कि यह जो फ्रेट रेवेन्यू होती है, यह फ्रेट रेवेन्यू में मैक्सिमम कौन सी गुड ऐसी होती है
जिसको रेलवे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर पैसा कमाती है। ठीक है, तो यहाँ कोल का नाम आएगा, COAL, यानी कि कोयला। और ऐसा कहा जाता है कि कोयले के परिवहन से लगभग लगभग यह आंकड़े के ऑलमोस्ट 50% टोटल जो फ्रेट रेवेन्यू जनरेट होती है उसमें से 50% यानी कि ऑलमोस्ट 50% कोल फ्रेट है हमारे लिए। तो ये भी एक चुनौतीपूर्ण है। कैसे चुनौतीपूर्ण है वो हम लोग आगे की हमारी चर्चा में देखने का प्रयास करेंगे। प्लस यहाँ ऑपरेटिंग रेशियो की भी बात हुई है। देखिए, ऑपरेटिंग रेशियो आमतौर पे हम लोग उसे लूजली बोल सकते हैं, नॉट टेक्निकली बट लूजली उसे बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज टू रेवेन्यू। यानी कि आपको जो ऑपरेशन दिया हुआ है अगर उसको ऑपरेट करना है, ठीक है, तो इतना खर्च लगेगा, सामने आपकी इतनी रेवेन्यू होगी। इसे OR कहते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो। ये थोड़ा गंभीर मुद्दा है। गंभीर इसलिए है क्योंकि रेलवे यहां माइनस में चल रहा है, नेगेटिव, और आर्टिफिशियली इसे बिलो 100% के नीचे रखा जाता है। जैसे आप समझ लीजिए कि वास्तविक में ओवर रेशियो आज होगा 113%, यानी कि 100 रुपए की इनकम हुई मगर सामने 113 रुपए ऑपरेटिंग में चले गए, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल फेस लॉस। आपको घाटा होगा, या पूरे संगठन को घाटा होगा, या पूरी कंपनी को घाटा होगा, जो कोई भी हो। यहाँ रेलवे की बात है तो पूरी मिनिस्ट्री को घाटा होगा, हम लोग यह कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसे आर्टिफिशियली जो 113 है इसे आर्टिफिशियली बिलो 100 रखा जाता है, बिलो 100। और जो डिफरेंस है उसे पूरा करने के लिए रेलवे मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्ज लेती है। ठीक है, और फिर से आगे का जो वर्ष है वो रोल डाउन करती है। तो ये पूरी परिस्थिति है, थोड़ी गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि यहाँ नेगेटिव ग्रोथ है या नेगेटिव ऑपरेटिंग रेशियो है। तो ये ऑपरेटिंग रेशियो को धीरे धीरे नेगेटिव में से पॉजिटिव बनाना है, और उसके लिए भी एक पूरी ब्लूप्रिंट यहाँ लेखक ने दी है। मगर ये हमारी परीक्षा संबंधी दृष्टि से थोड़ी जटिल बात है, उसको हमें समझना है, मगर बहुत ही अच्छे फॉर्म में समझना है। तो यहाँ एक ही मुद्दा में समझना है जो मैंने आपको बताया, कोल का। हमें एनी हाउ, हमारे आगे के भविष्य में हमें एनी हाउ कोल के ऊपर जो आज की हमारी रेलवे की फ्रेट निर्भरता है वो हमें खत्म करना होगा, और अन्य कमोडिटीज़ के ऊपर हमें हमारा ध्यान या हमारी रेलवे को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। प्लस यहाँ ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो हमारे पास कुछ आंकड़े भी है, जिन आंकड़ों के तहत 2019-20 और 20-21 के आंकड़े हैं। 2019-20 और 2020-21 के आंकड़े हैं, जिसमें एक्चुअल भी है। पहले हम लोग ऑफिशियल आंकड़े लिख लेते हैं, ऑफिशियल रेशियो, और यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्चुअल रेशियो। ठीक है, यहाँ ऑपरेटिंग रेशियो की बात हो रही है। अब यह ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक कहा जाता है कि यह 98% है, यहाँ 96.96% हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ 98% के करीब हमें देखने को मिलता है। मगर एक्चुअल जो रेशियो है वो थोड़ा अलग है, और एक्चुअल रेशियो कहता है कि यहाँ 114.09% है और यहाँ 113% है। देखिए, यह घाटा रेलवे में माहितगार करती है कि ऑपरेटिंग रेशियो 96.96 है, वहीं जो एक्चुअल है वो है 113, यानी कि 100 आए 113 गए। रेलवे बता रहा है 100 आए मात्र 96 ही गए, यानी कि 4 का मुनाफा रेलवे बता रहा है, वास्तव में हो रहा है 13 रुपए का घाटा, 13 रुपीज लॉस। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग रेशियो की बात है, जो कि
भारतीय रेलवे के संदर्भ में थोड़ी पुअर है, इसको हमें आगे चलकर बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतर बनानी है। प्लस यहाँ रेलवे के सामने एक और भी दुविधा है, और वो है सैलरीज एंड पेंशन की। सैलरीज एंड पेंशन, जैसे हमने आगे देखा कि ऑपरेटिंग रेशियो भी नेगेटिव है, तो रेलवे एज ए मिनिस्ट्री कहाँ से इतने पैसे निकालेगी सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए। और कहा जा रहा है कि 2019 एंड 2020 के लिए रेलवे ने लगभग 78,116 करोड़ की लोन ली है। किसके पास से? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, ताकि रेलवे अपने इस खर्च तक पहुंच सके, अपने कर्मचारियों को पेंशन दे सके, अपने कर्मचारियों को वेतन भी दे सके, यानी कि सैलरी दे सके। और अगर रेलवे की वृद्धि की बात करें पिछले दशक में, यानी कि 2009-10 से 2019-20 के दशक में, तो दोनों में इजाफा देखने को मिला है। फ्रेट एंड पैसेंजर रेवेन्यू में भी इजाफा देखने को मिला है, साथ ही में सैलरी एंड पेमेंट ऑफ पेंशन में भी इजाफा देखने को मिलता है। यही एक मुख्य कारण है रेलवे की इस वित्तीय चुनौती का। देखिए कैसे है, डिकेड 910 to 1920 पैसेंजर एंड फ्रेट रेवेन्यू, और वहीं सैलरीज एंड पेंशन। तो यहां भी हमें देखने को मिलता है इजाफा, और ये इजाफा है लगभग 84% का। वहीं सैलरी एंड पेंशन में भी हमें देखने को मिलता है इजाफा, मगर ये इजाफा थोड़ा बहुत ही ज्यादा है, लगभग पैसेंजर एंड फ्रेट रेवेन्यू के इजाफे से दुगना, यानी कि 157 to 158%। तो रेलवे के लिए वित्तीय चुनौती होना बहुत ही स्वाभाविक है। आय जो है वो कम बढ़ी है, और वहीं जो खर्च है, जो रेलवे के तिजोरी से उनके कर्मचारियों के जेब में जाता है, वो खर्च बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। और ये जो बढ़ोतरी है उसका एकमात्र जिम्मेदार कारण माना जाता है कि 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन ने जो अपना रिपोर्ट रखा, और जिन रिपोर्ट को सरकार ने मंजूरी दे दी, बहाली दे दी, उसको जिम्मेदार माना जाता है। और साथ ही में पीछे भी रेलवे एक पूर्ण रूप से सरकारी संगठन है, हमें याद रखना है। रेलवे अर्ध सरकारी संगठन नहीं है या निजी संगठन नहीं, रेलवे संपूर्ण रूप से एक सरकारी संगठन है। तो आगे चलकर भी 8th पे कमीशन भी लग सकता है, तो रेलवे की तिजोरी के ऊपर और ज्यादा दबाव बनेगा। यह 158 है, वो हो जाएंगे 160 या 170, ठीक है। तो और रेलवे की तिजोरी के ऊपर दबाव बन सकता है, रेलवे और वित्तीय मुसीबत में ज्यादा खराब रूप से फंस सकता है। तो ये बात रही। प्लस अगर ओवरकम की बात करें इन चुनौतियों से, तो यहाँ आशा का किरण 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर है, जो कि 2022 में से ऑपरेशनल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर सारी निगाहें हैं, क्योंकि जैसे ही ये 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऑपरेशनल हो जाएंगे, तो रेलवे के द्वारा जो फ्रेट है, जो कैरी हो रहा है आज दिन पूरे देश में, वो भी बढ़ सकता है, उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है। एंड दैट फिगर इन वॉल्यूम विल एक्चुअली एनहेंस अवर रेलवेज फ्रेट रेवेन्यू। ठीक है, तो ये भी बात है, यहाँ से भी रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। प्लस यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो मैंने बात करी कोल की, कि हमें हमारे नज़दीक के भविष्य में कोल के ऊपर जो हमारी फ्रेट निर्भरता है, फ्रेट डिपेंडेंसी से कहते हैं, वो हमें कम करनी होगी। आज 50% हम लोग डिपेंडेंट है फ्रेट के ऊपर, और जो फ्रेट जनरेट होता है उसमें से 50% जो रेवेन्यू है वो मात्र और मात्र कोल के ट्रांसपोर्टेशन से हमारे रेलवे को मिलती है। मगर यहाँ एक चुनौती ये है कि भारत तो 2015 की अर्थ समिट में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को
सहमति दे चुका है और टाइम बाउंड मैनर में हमें हमारे जो कार्बन एमिशंस है उसे कट करने हैं, हमारे जो कार्बन फुटप्रिंट्स है उसे भी कट करने हैं। देन हमें आज नहीं तो कल कोल का एक ऑल्टरनेटिव शोधना पड़ेगा। ऊर्जा जो ऑल्टरनेट है वो देखना पड़ेगा कि कोल की जगह पर हम लोग कौन सा रिन्यूएबल सोर्स यूज कर सकते हैं और हमें वो यूज करना होगा ताकि हम लोग यह कमिटमेंट तक पहुंच सके जो कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो वैसे भी हमें यह कोल के ऊपर जो हमारी निर्भरता है वो कम करनी है, प्लस इसको अचीव करने के लिए हमारे जो थर्मल स्टेशंस है, थर्मल पावर स्टेशंस, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी के तरफ ढल रहे हैं, लीनिंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल रॉ मटेरियल। ठीक है, तो वैसे भी कोल की जो ज़रूरत है, कोल की जो मांग है उसके ऊपर गहरी असर पड़ने वाली है और जिसकी असर सीधी रेलवे के ऊपर दिखाई देगी, रेलवे के फ्रेट रेवेन्यू में। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है लेखक का कि रेलवे को जल्द से जल्द युद्ध गति से या जो है युद्ध स्थिति की तरह इस पूरी चुनौती के ऊपर जो है अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। साथ ही में यह चुनौती का निराकरण या इसका समाधान भी करना होगा। प्लस यहाँ ऐसा भी कहा जाता है कि मात्र वित्तीय ही जो है चुनौती रेलवे के सामने नहीं है, मगर संगठनात्मक चुनौती भी है। रेलवे को आगे के समय में कुछ कर्मचारियों को जो है छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ कर्मचारियों को निकालना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। प्लस यहाँ लेखक ने एक बहुत ही अच्छा रास्ता दिया है कि अगर रेलवे को और ट्रांसपेरेंट बनाना है और अच्छा कार्य करे ऐसा बनाना है, देन पब्लिक स्क्रूटिनी ऑन द एंटायर रेलवे मिनिस्ट्री इज मैंडेटरी। पब्लिक स्क्रूटिनी ऑन रेलवेज, और ऐसा करने का एक रास्ता बहुत ही अच्छा दिया, जैसे एनुअल इकोनॉमिक सर्वे जैसे प्रस्तुत होता है वैसे ही एक एनुअल रेलवे सर्वे भी जारी किया जाना चाहिए रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि पूरे देश को रेलवे में क्या क्या चुनौतियां हैं, पहले तो आज की रेलवे की स्थिति की जो है समीक्षा करनी होगी या समीक्षा कर सकेंगे, प्लस आगे की चुनौतियां, उसके समाधान, क्या क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या क्या नीति रहनी चाहिए, इत्यादि चीज़ों पर भी पूरा देश जान सकेगा। तो एक ट्रांसपेरेंसी यहाँ से डेवलप होगी। तो यहाँ लेखक ने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, बहुत ही स्ट्रांगली एडवोकेट किया है कि एनुअल रेलवे सर्वे इज मस्ट या इज मैंडेटरी। तब जाके हम लोग रेलवे को या रेलवे की वास्तविक स्थिति को समझ पाएंगे, उसे देख सकेंगे। प्लस यहाँ हमें यह भी देखना है कि हर साल रेलवे का बजट अलग से आता था, एनुअल बजट के अलग से आता था, मगर पिछले 2 सालों से रेलवे बजट को यूनिफाइड कर दिया गया है इन द सेंट्रल बजट। तो ये सेंट्रल बजट में यूनिफिकेशन करना, इसकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये रहेगी कि रेलवे जो आज दिन तक हाईलाइट होती थी, रेलवे, यह हाईलाइट को वर्तमान केंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। कहा जाता था रेलवे का बजट है, रेलवे का बजट अलग से आता है, बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, बहुत ही इसकी आर्थिक रूप से महत्वता है, इसलिए इसका बजट अलग से आता है। तो ये जो पूरी जो मान्यता थी, ये जो पूरी भावना थी, उसको केंद्र सरकार ने साइकोलॉजिकली खत्म कर दिया है, रेलवे को एनुअल बजट के साथ जोड़ के, एनुअल बजट के साथ यूनिफाइड करके। तो ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है कि रेलवे के ऊपर से पूरे देश का जो ध्यान है वो कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अब इतनी महत्वता नहीं रही साइकोलॉजिकली, जैसी जब अलग से बजट आता था तब रहती थी, वैसी आज नहीं रही। तो ये रेलवे की पूरी ओरा को यहाँ खत्म करने की केंद्र सरकार की बात है। मगर लेखक ने ये कहा, लेखक ने बजट यूनिफाई किया, नहीं करना चाहिए था, क्या कारण थे, तो क्या यह करना उचित है या नहीं उचित है,
ऐसी दलीलों से लेखक बचा है, मगर लेखक ने मात्र यही कहा कि रेलवे की जो उसकी जो एक पहचान थी, अलग सी पहचान, वो केंद्र सरकार ने खत्म कर दी है। उसके बजट को यूनिफाई करके इसके महत्व को, इसके कद को कम कर दिया है। साथ ही में एनुअल रेलवे सर्वे को रिलीज करने की, एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर रिलीज करने की लेखक ने स्ट्रांगली वकालत की है। तो यही बात है। तो ये पूरी बात रही हाइलाइट्स ऑफ द आर्टिकल में। अब हमें आगे देखना है कि महत्वपूर्ण तत्वों में जो सामान्य अभ्यास के संदर्भ में हमारे लिए थोड़े जो है उपयोगी होते हैं, उसको लेकर अगर बात करें तो यहाँ कुछ हमारे सामने तथ्यात्मक माहिती है जिसके तहत रेलवे जो है वो सरकार की एक शाखा ही हमें समझना होगा। सरकार की शाखा, सरकार की शाखा प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि यह पूर्ण सरकारी है, पूर्ण सरकारी। अर्ध सरकारी या निजी संगठन रेलवे नहीं है, रेलवे पूर्ण सरकारी है। हालांकि इसे अब निजी बनाने का जो मत है वो धीरे धीरे पूरे बाजार में आने लगा है और इसके ऊपर चर्चा भी काफ़ी हद तक हो रही है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो रेलवे की कैटरिंग सर्विस है या जो कोई अन्य सर्विस है उसे धीरे धीरे अब निजी बना देना चाहिए। मेडिकल सर्विस जो रेलवे आज अपने आप से दे रहा है वो उसे आउटसोर्स कर ले तो भी चल सकता है। तो इतनी सारी बातें हैं, मगर फिलहाल आज के दिन अगर देखें तो रेलवे जो है वो एक पूर्ण सरकारी संगठन है जिसकी एक अलग से स्वतंत्र मिनिस्ट्री है, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री, और इसके रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है पीयूष गोयल। ठीक है। प्लस अगर इसके नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क साइज की, तो 68,000 किलोमीटर प्लस का नेटवर्क भारतीय रेल का है और यह ट्रैक के साइज की दृष्टि से हम लोग 4th बिगेस्ट रेलवे है। जिसकी महत्तम आय फ्रेट से होती है और कुछ न्यूनतम आय, कुछ फ्रैक्शन जो है रेवेन्यू का वो पैसेंजर से आता है। प्लस रेलवे के द्वारा अगर सेवाओं की बात करें तो कई सारी सेवाएं रेलवे के द्वारा दी जाती है। पैसेंजर रेलवे है, फ्रेट रेलवे है, पार्सल रेलवे है, प्लस कैटरिंग है। ठीक है। प्लस रेलटेल है जो कि आजकल वाईफाई की सुविधा देता है और साथ ही में ऐसी अन्य सारी संबंधी सेवा है जो कि रेलवे एक संगठन के नाते भारतीयों को, भारत के नागरिकों को प्राप्त करवाता है। प्लस टोटल रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ हमारे सामने 2018 का फिगर है जिसके तहत कहा जाता है कि 1,97,000 से अधिक करोड़ की आवक रेलवे को हुई है। हालांकि अगर इसके नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम थोड़ी कम रहेगी क्योंकि आय के सामने खर्चा भी रहता है। ठीक है। तो नेट आय की बात करें तो 6,000 करोड़ से अधिक नेट इनकम। तो इसको हमें और ज़्यादा बढ़ाना है ताकि हमारी रेलवे अच्छी हो, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, रेलवे की जो सर्विस है उसमें भी हमें बहुत ही वृद्धि देखने को मिले। प्लस यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की बात करें तो पिछले कुछ सालों तक रेलवे जो है वो हाईएस्ट एम्प्लॉयर था, हाईएस्ट एम्प्लॉयर। मगर कुछ साल से जो हमारी भारतीय सेना है वो भी इस कैटेगरी में आ गई है हाईएस्ट एम्प्लॉयर की। आज अगर रेलवे की बात करें तो 12.6 लाख से अधिक कर्मचारी रेलवे में है। 12.6 लाख से अधिक कर्मचारी। ये फिगर में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है 2-3 लाख का, मगर वो मैं यहाँ गिनना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ओवरऑल रेलवे और इंडियन आर्मी दोनों करीब करीब है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। इंडियन आर्मी भी लगभग 13 से 14 लाख के करीब लोगों को रोजगारी प्रदान करती है या भारतीय सेना में लोग जुड़े हुए या उसके कर्मचारी है। प्लस अगर रेलवे की एस्टेब्लिशमेंट की बात करें देन रेलवे वाज एक्चुअली एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। और हमें मालूम है कि रेलवे की गिनती अंग्रेजों के द्वारा भारत को दी हुई कुछ अच्छी चीज़ों में होती है। ठीक है। जैसे इंग्लिश एजुकेशन है, प्लस पोस्ट एंड टेलीग्राम सर्विस है या पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस कह लीजिए। तो वैसे ही ब्रिटिशरों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा भारत को दी हुई कुछ चुनिंदा चीज़ों में रेलवे की गिनती होती है। तो इसकी शुरुआत या इसकी स्थापना 1845 में हुई।
और कहा जाता है कि प्रथम रेल जो है वो मुंबई टू थाने के बीच में दौड़ी थी। फिर उसके बाद यह नेटवर्क पूरे देश में फैल गया और आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं कि विश्व में फोर्थ है हमारी साइज की दृष्टि से। प्लस जो मैंने आपको किलोमीटर्स दिए 68,000 प्लस किलोमीटर, उसमें से लगभग 40,000 किलोमीटर के प्लस की जो ट्रैक है वो ब्रॉड गेज है। तो ये भी हमें याद रखना है, ब्रॉड गेज। हमें ये मालूम होना चाहिए कि पटरियां लगभग 3 नापों के अनुसार 3 गेजों में वर्गीकृत होती है, जिसमें से ब्रॉड गेज जो है वो सबसे बड़ा वाला गेज है। इट इज़ मोर देन ए मीटर। ठीक है, तो ये बात है। तो वो बहुत ही एलिमेंट्री माहिती है, उसका जिक्र हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, कितना मीटर है कितना वो है, वो गूगल भी हमें दे देगा। मगर हमें याद रखना है कि कुल 68,000 प्लस के किलोमीटर में किलोमीटर के ट्रैक में 40,000 प्लस का जो ट्रैक है, 40,000 किलोमीटर प्लस का ट्रैक, वो ब्रॉड गेज है। 40,000 प्लस किलोमीटर। और इस 40,000 प्लस किलोमीटर के ब्रॉड गेज में भी मैक्सिमम आप समझ लीजिए 34 या 35 किलोमीटर के आसपास, 35,000 किलोमीटर के आसपास, 34 या 35,000 किलोमीटर के आसपास इलेक्ट्रीफाइड है। तो ये भी हमारे लिए थोड़ी अच्छी बात है। और आगे चलकर हमें पूरे ट्रैक को, यानी कि 68,000 किलोमीटर का जो ट्रैक है, सारे ट्रैक को हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करना है या हमें इलेक्ट्रीफाई करना है, ताकि हमारा जो ग्लोबल एमिशंस है, ग्लोबल कार्बन एमिशंस, उसमें भी हमारा शेयर घटे। और हमें मालूम है कि एज ए बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, रेलवे इज एक्चुअली एमिटिंग मोर कार्बन एमिशंस। इट इज़ एक्चुअली क्रिएटिंग मोर कार्बन फुटप्रिंट्स। तो इससे बचने के लिए हमें हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे नेटवर्क को हमें इलेक्ट्रीफाई करना होगा। तो ये सारी रही तथ्यात्मक माहितियाँ। तो आज के हमारे इस उपाख्यान में हमने कई सारी बातें देखी। सबसे प्रथम तो जो बालाकेसरी जी के द्वारा जो लेख हमारे सामने प्रदर्शित हुआ, वही अपने आप में बहुत ही अच्छा है, जिसमें उन्होंने कुछ टेक्निकल बातें बोलकर रेलवे की चुनौतियों को एड्रेस किया, उसको हाईलाइट किया, जिसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस की भी बात है, फ्रेट रेवेन्यू की भी बात है, और फ्रेट रेवेन्यू को कैसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है उसके कारण भी दिए, क्योंकि कोल इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑलमोस्ट 50% ऑफ अवर फ्रेट रेवेन्यू। तो आगे के भविष्य में कोल की जो ज़रूरियत है या कोल का जो उपयोग है वो कम हमें करना है या कम हमें करना ही है। तो रेलवे को भी अपने फ्रेट रेवेन्यू के लिए कोल का जो अल्टरनेट है उसे ढूंढना पड़ेगा। प्लस हमने आगे ये भी देखा कि रेलवे में कैसे संगठनात्मक जो चुनौतियां हैं वो भी मौजूद है, वित्तीय चुनौतियां हैं वो भी मौजूद है, और उनके लिए उन संसाधनों को पुष्टि देने के लिए हमने कई आंकड़ों का भी उपयोग किया। प्लस हमारे तीसरे चरण में हमने देखा जो माहिती आमतौर पर एलिमेंट्री है, मगर आज यहाँ रेलवे की बात कर रहे हैं तो ये जानने थोड़े ज़रूरी है, तो वो एलिमेंट्री माहितियों के बारे में भी देखा। साथ ही में जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आपको रेलवे के बारे में और भी एलिमेंट्री माहिती चाहिए, ठीक है, देन यू कैन विजिट विकीपीडिया, इंडियन रेलवेज विकीपीडिया पेज। वहाँ से आपको ढेर सारी माहितियाँ मिल सकती है। आप याद रखें ना रखें, मगर आप एक बार ज़रूर देखिए, आप एक बार ज़रूर समझने की कोशिश कीजिए, याद आपको अपने आप ही रह जाएगा। तो अब बारी है आज के प्रश्न की, जिसके तहत निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नीचे 4 कथन दिए हुए हैं। सबसे प्रथम, भारतीय रेल एक अर्ध सरकारी संगठन है, यानी कि इट्स ए सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, भारतीय रेल में करीब 12 लाख कर्मचारी है। तीसरा, भारतीय रेल की स्थापना स्वतंत्रता के बाद हुई थी। और चौथा, भारतीय रेल का आज नेटवर्क 68,155 किलोमीटर लंबा है। उपर्युक्त कथनों पर विचार करना है और आपको उसमें से सही वाक्यों को चुनना है। हमारे सामने ऑप्शन भी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1, ऑल आर करेक्ट। 1, 2, 3, 4 ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन 2, केवल 1 और 4 सही है। ऑप्शन 3, केवल 2 और 4 सही है। और आखिरी में डी ऑप्शन, केवल 3 और 1 सही है। आपको इसका सही जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। साथ ही में हमारे पक्ष से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने से कुछ घंटों के बाद वहाँ कमेंट में ही पिन अप किया जाएगा, ताकि जो महत्वाकांक्षी विद्यार्थी है और अन्य ज्ञान के जो जिज्ञासु है वे लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो आज पूरे इस उपाख्यान में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले संपादन के साथ, अगले विश्लेषण व अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी।